असभ्य थे, अजनबी थे, अजीब थे और गैर मुल्की थे। रोमन साम्राज्य के पतन का सिलसिला दुनिया के सबसे बेरहम इलाके में 15,000 फुट की ऊंचाई पर शुरू होता है। एक अकेले दुश्मन के विरोध में प्राचीन दुनिया के 50,000 बारबेरियन योद्धा एक हो गए। उनका नेतृत्व वो सेनापति कर रहा है जिसने अपने परिवार के अपमान का बदला लेने की कसम खाई है, जो सब कुछ खत्म होने से पहले रोम को खत्म करना चाहता है। रोमन साम्राज्य इतिहास की एक हकीकत है, लेकिन उसका बनना ना तो आसान था और ना ही निश्चित। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रोम ने पूरे महाद्वीप को खून में और दर्द में डुबो दिया। धरती और उस पर रहने वाले लोगों का सब कुछ छीन लिया और प्राचीन दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। रोमन्स और बारबेरियंस। उस दौर में कुछ ऐसे अनोखे लीडर सामने आए जो रोम के प्रभुत्व को चुनौती दे। लुटेरे, गुलाम, योद्धा, विद्रोही, ये उनके उभरने की कहानी है। तीसरी सदी ईसा पूर्व में कार्थेज पश्चिमी दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य था। यह अपने व्यापार के कारण बहुत समृद्ध था और मेडिटेरेनियन पर प्रभुत्व के लिए अपनी शानदार नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। अगर सेंट्रल और वेस्टर्न मेडिटेरेनियन की बात करें तो सिर्फ कार्थेज रोम के मुकाबले का अकेला साम्राज्य था। ऐसा और कोई राज्य नहीं था जो उससे मुकाबला कर पाता। रोम एक छोटा मगर बढ़ता हुआ गणराज्य था जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उसे मालूम था कि कार्थेज को हराना मतलब पूरी प्राचीन दुनिया पर राज करना होगा। वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में रोम और कार्थेज 2 ही बड़ी ताकतें थीं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दुश्मनी और गहरी होती चली गई। जब दोनों के बीच सिसिली के लिए जंग हुई तो रोम ने दिखा दिया कि वो ज्यादा ताकतवर है। उसने हालात को समझते हुए अपनी नौसेना को मजबूत बनाया और कार्थेज को एक शर्मनाक मान दिया। रोम ने अपने दुश्मन कार्थेज की कमर तोड़ने के लिए उससे एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस समझौते का कार्थेज पर बहुत बुरा असर पड़ा। बाकी कई चीजों के अलावा कार्थेज को अपनी सेना और नौसेना की ताकत कम करनी पड़ी और उन्हें बहुत ज्यादा हर्जाना भी भरना पड़ा। ये हार कार्थेज के सेनापति हैमिलकर बारका के लिए एक व्यक्तिगत अपमान था। उस वक्त उनका सबसे बड़ा बेटा हैनिबल सिर्फ 9 साल का था। हैमिलकार ने अपने बेटे की जिंदगी को जबरदस्ती एक ही मकसद के लिए समर्पित कर दिया, रोम का सर्वनाश। This movie is encoded by Team EDM.
शपथ लो हैनिबल। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कार्थेज की तलवार पर लगा रोम का खून सूख नहीं जाता। फिर से। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कार्थेज की तलवार पर लगा रोम का खून सूख नहीं जाता। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कार्थेज की तलवार पर लगा रोम का खून सूख नहीं जाता। हैनिबल बदला लेने के मौके के लिए लगभग 20 साल इंतजार करता रहा। ईसा पूर्व में रोम कार्थेज के उत्तरी सीमा पर स्थित किलाबंद शहर सगुंट्रम के साथ उसने गठबंधन किया। हैनिबल की नजर में रोम की यह हरकत किसी आक्रमण से कम नहीं थी। हमारा पड़ोसी बदल गया है। सगुंटम की सीमा हमसे जुड़ी हुई है। सीमाओं को भूल जाओ, वो राजनीतिज्ञों के लिए है। रोम की सगुंटम के साथ ये दोस्ती हमें अपमानित करने के लिए की गई है। और अगर हम जवाब ना दे तो? हम कौन है? कायर? आप इसका जवाब जानते हैं। तो फिर हम लड़ेंगे और उस वचन को निभाएंगे जो पिताजी को दिया था। हम उस शहर पर हमला करेंगे, फिर रोम के पास अपने नए साथी के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। हम उन्हें बुलाएंगे, यहां लाएंगे, हिस्पैनिया में। हैनिबल सगुंट्रम पर 8 महीनों तक हमले करता रहा। शहर के तबाह हो जाने के बाद वो अपनी सबसे बड़ी योजना पर अमल करता है, प्राचीन दुनिया के बारबेरियंस को रोम के खिलाफ इकट्ठा करना। उन दिनों बड़े एम्पायर्स के बाहर यूरोप के जो लोग थे वो सब छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे। उनका कोई अलग देश नहीं था, ना ही उनकी कोई खास पहचान थी। वो ट्राइबल सोसाइटीज थी और उनका ज्यादातर वक्त आपस में लड़ने में बीतता था। हैनिबल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन सब अलग अलग ग्रुप्स को, उन बारबेरियन ट्राइब्स को एक साथ कैसे लाया जाए जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। और उनकी नजर में रोम और कार्थेज में कोई फर्क नहीं था। दरअसल वो तो दोनों से ही बराबर नफरत किया करते थे। हैनिबल को उन्हें एक अच्छी वजह देनी थी कि वो उनके साथ मिलकर क्यों लड़े, और वो अच्छी वजह थी कि अगर हम जीते तो तुम आजाद हो जाओगे और अगर हम हारे तो तुम गुलाम बन जाओगे। हैनिबल ने आइबेरिया से लेकर गौल और नॉर्थ अफ्रीका के कबीलों तक और वेस्टर्न हिस्पैनिया के लुसिटेनियंस को अपना साथ देने को कहा। लुसिटेनियंस बहुत महान वॉरियर्स थे, बहुत कमाल के फाइटर्स थे और उन्हें कई सदियों से आजाद रहने की आदत थी, इसलिए वो हार मानने को तैयार नहीं थे। लुसिटेनियंस के बिना हमारी सेना अधूरी रहेगी। सुना है कि वो समझौते में विश्वास ही नहीं रखते, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें। वो या तो हमारी बात सुनेंगे या फिर हमें मार देंगे। कब्जा करने की बेवकूफी भरी कोशिश कर चुके हैं, वो नाकाम रहे थे। तो अब तुम यहां किस लिए आए हो? हम दोनों का दुश्मन एक है, रोम। और जब तक वो हमें हराएगा नहीं, वो चैन से नहीं बैठेगा।
रोम तुम्हारा दुश्मन है, हमारा नहीं। और अगर होता भी तो हम किसी से नहीं डरते। एक अच्छा योद्धा कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझता, ना खुद को। कार्थेज रोम को अकेला नहीं हरा सकता। तो अगर उसने हम पर कब्जा किया तो अगली बारी तुम्हारी। वो पहले ही हिस्पानिया और लुसिटेनिया पर नजर गड़ाए बैठा है, पर अगर हम एक हो जाएं तो रोम को रोक सकते हैं हम। तो फिर क्यों ना हम तुम्हारे और कार्थेज के खिलाफ रोम के साथ मिलकर लड़ें? शौक से, लेकिन हमें मारने में तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद फिर वो तुम्हारे और लुसिटेनिया के खिलाफ हो जाएगा। और तुम और कार्थेज? हम तुम्हें इनाम देंगे। इनाम? इतनी दौलत देंगे जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो ये मत समझ लेना कि तुमने हमें खरीद लिया है। तो इसे हाँ समझो। अब आप उनके हो चुके हैं और जल्द ही वो हमारे हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। वो जरूर आएंगे। अगर नहीं आए तो मारे जाएंगे। इधर हैनिबल अपने नए साथियों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था और उधर रोम अपनी सेना को और मजबूत बनाने में लगा था। राज्यसभा रिपब्लिक के सबसे खतरनाक सैनिक परिवार को बुलाती है। अनुशासनबद्ध सैनिकों की कमान बेहद अमीर, ताकतवर और बेरहम पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो को सौंप दी जाती है। स्किपियो रोमन्स के सबसे बड़े जनरल थे और उनके साथ हैनिबल को बर्बाद करने के लिए रोमन सेनेट का पूरा सहयोग था। वही उनकी ताकत थी। रोमन फाइटिंग मशीन एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेना थी। लोगों को बहुत सलीके से ट्रेन किया जाता था, उन्हें ग्रुप्स में बांटा गया था। वो सिस्टम के साथ लड़ना जानते थे, वेपन्स के साथ प्रैक्टिस करते थे। वो लोग प्रोफेशनल्स थे। सात महीनों के अंदर हैनिबल की बारबेरियन सेना में 30,000 लोग जुड़ गए, पर इन्हें अब भी लुसिटेनियंस का इंतजार था। हैनिबल को एक जगह रुक कर लड़ना पसंद नहीं था। वो स्टैटिक वॉरफेयर में यकीन नहीं रखते थे, जबकि लुसिटेनियंस एक जगह पर रुक कर लड़ना पसंद करते थे। वो तेज थे, घुड़सवारी करने में माहिर थे और वो छुप कर हमला करना जानते थे। तो हैनिबल और लुसिटेनियंस एक दूसरे के लिए बने थे। कई कबीलों से मिलकर बनी हैनिबल की सेना का लड़ने का तरीका बिल्कुल नया और अनोखा होने वाला था। अगर तुम सही हो तो रोम जैसा शक्तिशाली साम्राज्य पहले कभी नहीं हुआ। मैं सही हूँ। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनके पास नहीं है। मेरे पास है और उसका नाम है कमीलियस। वो साम्राज्य जिसका एक दिन पूरी प्राचीन दुनिया पर राज होगा, उसकी शुरुआत एक छोटे मगर महत्वाकांक्षी रिपब्लिक से हुई, जिसका मूल मंत्र था ताकत। ताकत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जरूरी बात यह है कि उसे कौन, कैसे और किस काम के लिए इस्तेमाल करता है। और जैसे जैसे रोम अपनी ताकत के दम पर अपनी संस्कृति को फैला रहा था, उसे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। विरोध करने वालों में शामिल था कार्थेज का हैनिबल बारका। उस रिपब्लिक को चुनौती देने के लिए हैनिबल ने कई अलग अलग बारबेरियन कबीलों को एक साथ किया और ये एक ऐसा काम करने की सोच रहा था जिसे करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया था। वो मिलिट्री लीडर्स जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है, उनमें एक काबिलियत थी दूर तक देखने की और उनके हिसाब से योजना बनाने की। वो जिंदगी की शतरंज के बहुत माहिर खिलाड़ी थे।
जब रोम सेगुंटम पहुंचकर हमारे हजारों लोगों को देखेगा तो कांप जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो पानी के रास्ते सेगुंटम नहीं आएंगे? उन्हें हम सब नहीं दिखेंगे। तो हम सेगुंटम में नहीं लड़ेंगे? हम उन्हें उन्हीं की जमीन पर मारेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। हम रोम पर हमला करेंगे। नामुमकिन। नामुमकिन को हम मुमकिन बनाएंगे। आप अपनी सेना को 3200 किलोमीटर चलवाएंगे? मुझ पे भरोसा रखो। हनिबल की सेना रोम के लिए निकल पड़ी और लगभग 1100 किलोमीटर के सफर के बाद उनकी योजना पर तब पानी फिर गया जब स्किपियो ने उन्हें हिस्पैनिया में रोकने का फैसला किया। हमारी सेना का पता चल गया उन्हें। वो अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। वो हम पर दोबारा हमला करेंगे। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। अपने सभी आदमी को तैयार रहने को कहो। घोड़े तैयार करो, हमले की तैयारी करो। हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। रुक जाओ। हमें अपना सब कुछ लेकर पूर्व की तरफ पहाड़ों में जाना होगा। हैनिबल, जाओ, सामान उठाओ। लीडरशिप के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस जो कभी भी डगमगाए नहीं। कुछ लीडर्स कोई फैसला करके उस पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ अड़ जाते हैं कि सबको लगता है कि वो पागल हो गए हैं। आप बेवजह की जिद कर रहे हैं। हमें कायर समझेंगे। अगर हम अभी स्किपियो की सेना से लड़ेंगे तो हमें बहुत शानदार जीत हासिल होगी। बिल्कुल। पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम लड़ाई तो जीतेंगे पर युद्ध नहीं। वो हम पर बार बार हमला करते रहेंगे। पर भाई, हम रोम के दिल पर हमला करेंगे। अंदर घुसकर लड़ेंगे उनसे। रोम इन पहाड़ों को अपना रक्षक समझता था। ये एक ऐसी प्राकृतिक रुकावट थी जो इसके दुश्मनों को रोकती थी। हैनिबल ने जमीन से हमला करने की योजना बनाई। वो पहाड़ियों को पार करके अपने दुश्मन को हैरान करना और डराना चाहता था। उस जमाने में एल्प्स को पार करना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उनसे पहले ये काम करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हैनिबल की ये सोच, उनकी ये जिद कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एल्प्स को पार करके रहेंगे, इससे पता चलता है कि वो किस तरह के लीडर थे और उनकी गिनती इतिहास के आज तक के सबसे महान मिलिट्री लीडर्स में क्यों होती है। This movie is encoded by Team EDM. Hannibal seems to have completely outthought Scipio at this point by the speed of his advance. हैनिबल उन्हें धोखा देने में कामयाब रहा। अगर वो स्किपियो को धोखा देने में कामयाब नहीं रहता तो इटली पर हमला करने का सपना सपना ही रह जाता। रोम में दाखिल होने से पहले इन 20 लाख साल पुरानी 240 किलोमीटर चौड़ी और 16,000 फुट ऊंची चूने के पत्थरों से बनी पहाड़ियों को पार करना जरूरी था। आज भी ये माना जाता है कि एल्प्स को पार करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। हैनिबल की सेना ने 218 ईसा पूर्व में ऊपर चढ़ना शुरू किया। 38,000 बारबेरियन योद्धा, 12,000 अफ्रीकन घुड़सवार और उनके घोड़े, 36,000 हाथी, जो हैनिबल की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी।
वो पागलपन था। यहाँ तक कि उन्होंने वसंत आने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने पतझड़ के मौसम के बाद ही चलना शुरू कर दिया। मतलब कि वो एल्प्स को सबसे खराब मौसम में पार करने वाले थे। वो मिशन जो बहुत शानदार तरीके से शुरू हुआ, जल्दी ही एक भयानक सपने में बदल गया। जब हैनिबल एल्प्स के ऊंचे इलाकों में पहुंचे, उन्हें ऐसे भयानक मौसम का सामना करना पड़ा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो सर्दी की इंतहा थी। वहां पर बर्फ थी, ठंडी हवाएं थी, बर्फ के खिसकते हुए पहाड़ थे, चट्टानें थी, फ्रॉस्ट बाइट, मतलब हर तरह की दिक्कतें थी। आखिर कितने और लोगों के मरने के बाद आप अपनी गलती मानेंगे? आप और आपका अहंकार और आपकी ये जो जिद है ना, हमें बहुत महंगी पड़ेगी हैनिबल। अभी हारे नहीं हैं हम। देखना, वो लोग हमारे लिए गाने गाएंगे। और अगर हम मर गए तो? अब तो जरूर गाएंगे। वो हैनिबल की जिंदगी का सबसे खराब दौर था जब वो एल्प्स के बीच में कड़ाके की सर्दी में फंस गए थे। अगर मन में दुविधा हो तो भी उसे सामने नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उससे सब कमजोर पड़ जाते हैं। असली लीडर को घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखती रहनी चाहिए। ऐसा लगने लगा कि उनका सर्दी में एल्प्स को पार करने का फैसला बिल्कुल गलत फैसला था। प्राचीन दुनिया के दो ताकतवर साम्राज्य प्रमुखता के लिए लड़ रहे हैं। 218 ईसा पूर्व तक रोम पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए निकल चुका था और कार्थेज ने सोच लिया था कि वो उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। हैनिबल ने बारबेरियंस की एक विशाल सेना तैयार की और पहाड़ियों को पार करके जमीन से हमला करने की एक निर्भीक युद्ध नीति को आजमाने का फैसला किया। पर पहाड़ियों में फंसने के बाद हैनिबल की साहसी चाल विनाश में बदलने लगी। एक महीने में उसने 25,000 सैनिक खो दिए। जब आप ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें उन लोगों का ज्यादा योगदान होता है जिन्हें वो लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि कुर्बानी देने वाले ज्यादा बड़े होते हैं। मैटो ने सही कहा था। मैंने कैसे सोच लिया कि मैं नामुमकिन को मुमकिन करूंगा। तुम्हें रास्ता दिखाने की ताकत खुद से नहीं मिलेगी, बल्कि उनसे मिलेगी जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। असली लीडर वो होता है जो सबसे मुश्किल हालात में, सबसे बुरे वक्त में भी आगे बढ़ता रहता है। वो इंसान जो अपने एहसास, सोच और जज्बातों पर काबू पा सकता है, वो दुनिया जीत सकता है। हेलो, कमेलियस। हिस्पैनिया छोड़ने के 7 महीने बाद हैनिबल पहाड़ियों से बाहर निकला और जितनी सेना पहाड़ियों में गई थी उससे आधी ही इटली तक पहुंच पाई। अब इनके 36 बलशाली हाथियों में से सिर्फ 4 जिंदा बचे थे। एक बार इटालियन पेनिनसुला में पहुंचने के बाद हैनिबल उलझन में था। एक तरफ तो उसकी सेना बहुत कम हो चुकी थी और उसे सेना में आई उस कमी को पूरा करने के लिए नए एलाइज को रिक्रूट करना था, पर दूसरी तरफ ऐसा करने के लिए और अपना रुतबा बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि वो युद्ध के मैदान में रोमन्स को हराए। उनके एल्प्स को पार करने का रोम की मानसिकता पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत हैरान थे
और अब उन्हें अचानक ही नॉर्दर्न इटली में खतरनाक सेना का सामना करना था। हैनिबल रोम पर कब्जा करने के लिए निकल चुका था। उसकी बारबेरियन सेना रास्ते में लाशें बिछाती हुई राजधानी की तरफ बढ़ती गई। वो रोमन्स को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। चिचिनो में, ट्रेबिया, ट्रासिमेनिया में हर जीत के साथ हैनिबल रोम के एक और कदम पास पहुंच रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए हैनिबल कैने के एक अनाज भंडार पर कब्जा कर लेता है ताकि रिपब्लिक भूख से मजबूर होकर घुटने टेक दे। उसकी ये चाल कामयाब रही और इस तरफ शहर के बाहरी मैदानी इलाके में सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कार्थेज की तलवार पर लगा रोम का खून सूख नहीं जाता। 16 लश्कर, 85,000 सैनिक, हमसे लगभग दुगने हैं वो। अच्छी बात है, उन्हें जितने लोग लाने हैं लाने दो। वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। बारबेरियंस थे जो अपनी आजादी को कायम रखने के लिए लड़ रहे थे। वो बारबेरियंस थे जो गुलामी के खिलाफ थे। वो बारबेरियंस थे जिन्होंने रोम को बता दिया कि वो किसी भी हाल में उनके गुलाम नहीं बनेंगे। सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स थे वो। हम 3,200 किलोमीटर दूर हिस्पैनिया में रुककर रोम से आसानी से लड़ सकते थे, पर हमें रोम को इतनी आसानी से मौत नहीं देनी थी। हम अपने दांतों से उसकी गर्दन को जकड़कर उसका सिर अलग करना चाहते थे। 1600 किलोमीटर दूर हम रोम से एक बार फिर लड़ सकते थे, पर हमने बर्फीले पहाड़ों से लड़ने का फैसला किया। और हम हजारों जो आज यहां खड़े हैं, हमने वो लड़ाई जीती है। आज हम रोम की धरती पर उसे मात देने के लिए तैयार हैं। अब इंतजार नहीं, हमें और नहीं चलना है, सपने नहीं देखने हैं, बल्कि जीत के सपने को हकीकत में बदलना है। आज हम अपना बदला लेकर रहेंगे। रोम की ताकत बढ़ती जा रही थी और उसका एक दुश्मन था जो उसे प्राचीन दुनिया में आगे बढ़ने से रोक रहा था, कार्थेज और उसका महान सेनापति हैनिबल। उसकी बारबेरियन सेना पहाड़ियों को पार करके रोम के दिल तक पहुंच चुकी थी। अब दो प्राचीन सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए आमने सामने थी। एक तरफ 85,000 रोमन सैनिक हैं और दूसरी तरफ वो 50,000 बारबेरियन योद्धा हैं जिन्होंने महाद्वीप में रोम को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया। स्किपियो को उम्मीद थी कि वो आसानी से जीत जाएगा, पर उसने बारबेरियन सेनापति को कमजोर समझने की भूल की। हैनिबल ने एक जाल बिछा रखा था। बैटल ऑफ कैनाई के लिए हैनिबल का प्लान सच में काबिले तारीफ है। उस दिन हैनिबल ने जो चाल चली, उससे बहुत सी सेनाओं ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो टैक्टिकल परफेक्शन की एक शानदार मिसाल है। हैनिबल की इस युद्ध नीति के 3 अहम हिस्से थे। पहला, उन्होंने अपनी पैदल सेना को बीच में रखा ताकि रोमन उनकी तरफ बढ़ें और उन्हें बारबेरियन लाइन के अंदर खींच लें। हैनिबल के इस प्लान में ये बहुत जरूरी था कि फ्रंट लाइन टूटे नहीं। अगर वो लाइन टूट जाती तो पूरी फॉर्मेशन बिगड़ जाती, ये प्लान नाकाम हो जाता और कार्थेजिनियंस हार जाते। फिर किनारों पर मौजूद सैनिक आगे बढ़ेंगे और रोमन्स को 3 तरफ से घेर लेंगे। आखिर में अचानक सामने आए घुड़सवार पीछे से हमला करेंगे और उनके भागने के रास्ते को बंद कर देंगे।
अगर हैनिबल की चाल कामयाब रही तो रोम का बचना नामुमकिन होगा। This movie is encoded by extratheyseemovies.com. रोमन आर्मी is designed to steam. आगे बढ़ने में का कोई मुकाबला नहीं था, और ये अच्छी बात थी जब तक कि उनका सामना उस दुश्मन से नहीं हुआ जो जुजुत्सु प्रैक्टिस करता था, जिसमें दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे उसकी कमजोरी बना दिया जाता है, और हैनिबल ने ऐसा ही किया। इस वजह से बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। जहां सिर्फ 6000 बारबेरियंस की जानें गईं, रोम ने अपने 70,000 सैनिक खो दिए। एक ही दिन में अपनी सेनाओं के 80% से भी ज्यादा। किनाई में हुई लड़ाई के बाद जमीन लाल हो गई थी। उस एक लड़ाई में उससे ज्यादा लोग मारे गए जितने अमेरिकन्स मारे गए थे वियतनाम वॉर में। युद्ध के मैदान में ऐसी हार के बाद रोम के पास कार्थेजिनियंस की शर्तें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राज्यसभा ने हैनिबल के पास समझौते का प्रस्ताव भेजा, पर स्किपियो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हम शांति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हार चुके हैं, हमें उनकी शर्तों का इंतजार है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उस हैनिबल और उसके जानवरों के सामने आत्मसमर्पण की बात कहने की? हम अभी हारे नहीं हैं। एक बातचीत से हुए समझौते और बिना शर्त के आत्मसमर्पण में फर्क होता है। हमें दोनों मंजूर नहीं है। हैनिबल इंतजार कर रहा है कि कब हम अपने सिर को उसके कदमों में झुकाएंगे, तो उसे इंतजार करने दो। तब तक हम उस महान सेनापति को उसी के कार्थेज में उसी की चाल से हराएंगे। अगले 15 सालों तक हैनिबल और स्किपियो इटली पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहे। उनकी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। हैनिबल कभी राजधानी तक नहीं पहुंच पाया। स्किपियो ने बारबेरियंस को हर बार दूर रखा। जहां तक मिलिट्री की बात है, रोमन्स बहुत जल्दी सीखने वालों में थे। वो अपने दुश्मनों की हर हरकत, हर योजना, हर चाल को बहुत बारीकी से देखते थे, और उन्हें उनकी जो भी चीज अच्छी लगती थी उसे वो फौरन अपना लेते थे। और इस तरह रोमन्स अपने दुश्मनों की खूबियों को अपनी खूबियों में मिलाकर और ताकतवर हो जाते थे। 204 ईसा पूर्व में स्किपियो इस सिलसिले को तोड़ देता है। वो नॉर्थ अफ्रीका पर आक्रमण करके हैनिबल को मेडिटेरेनियन में अपने पीछे आने पर मजबूर करता है, ताकि वो कार्थेज को बचा सके। उसकी आखिरी लड़ाई जामा में होती है। वहां पर स्किपियो अपने दुश्मन हैनिबल को वही चाल इस्तेमाल करके हरा देता है जो हैनिबल ने 14 साल पहले कैने में उसके खिलाफ चली थी। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आखिर में हैनिबल रोम के मिलिट्री स्कूल मास्टर साबित हुए। हैनिबल को ये जानकर बहुत निराशा हुई होगी कि आखिरी लड़ाई में स्किपियो ने हैनिबल और उसकी सेना को हराने के लिए उसी की रणनीति का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसे हरा दिया।
वो हैनिबल की पहली और इकलौती हार थी। अगर आप बड़े बड़े कैप्टन्स का रिकॉर्ड देखें तो वो 2 बार, 3 बार, 4 बार जीते हुए होते हैं, पर कोई भी सिचुएशन को हमेशा डोमिनेट नहीं करता। उनका कोई दिन अच्छा होता है, फिर कोई और आता है और वो भी वही काम करता है, ज्यादा रिसोर्सेस, बेहतर ट्रूप्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ, और पुराने का नामो निशान मिट जाता है। इस हार के बाद हैनिबल ने लड़ना बंद कर दिया, पर तलवार रख देने के बहुत समय बाद भी रोम उसे एक खतरा मान रहा था। हैनिबल उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने रोमन्स को घुटनों पर गिरा दिया था, और बीच में वो लगभग जीत ही गए थे। हैनिबल ने ही दुनिया को दिखाया कि रोमन एम्पायर को हराना संभव है। 195 ईसा पूर्व में रिपब्लिक की ये मांग थी कि कार्थेज उनके पुराने दुश्मन को उन्हें सौंप दे, और हैनिबल आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसे निर्वासित कर दिया जाए। अब लगभग 60 साल का हो चुका ये आदमी, जो कभी एक महान योद्धा था, अपने पुराने दुश्मन को एक आखिरी शिकस्त देना चाहता था। पश्चिमी हिस्पैनिया के बारबेरियंस को घेर लिया गया। रोम ने उनके देश पर हमला कर दिया। वो उनसे हैनिबल का साथ देने का बदला लेना चाहता था। रोमन्स ने लुसिटेनियंस को शांति का वादा करके बुलाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। उसने उन्हें इकट्ठा किया और फिर जान से मार दिया। उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया। वो बहुत बड़ा धोखा था, और इससे पता चलता है कि उसकी नजर में उनकी कोई कीमत नहीं थी। हजारों लाशें पड़ी थी। जो जिंदा बच गए थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे थे। उनमें से एक था एक चरवाहा, विरिएथस। गैल्वा के हत्याकांड में 30,000 लोगों को मारा गया था या गुलाम बनाया गया था। कुछ लुसिटेनियंस जो बच गए, उन्हें मारने के लिए रोमन डेथ स्क्वाड्स को भेजा गया। जब ताकत के दम पर औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया जाता है और मर्दों को जान से मार दिया जाता है या ऐसी कोशिश की जाती है, तो वो मानव संहार होता है। कोई भी मानव संहार कभी भी 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता, और इसीलिए किसी भी मानव संहार के बाद अक्सर बदले की भावना पैदा हो ही जाती है। जब किसी को बहुत दबाया जाता है, किसी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं, तब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब दबने वाले के मन से डर निकल जाता है और फिर विद्रोही बन जाता है वो। उन्होंने नई जमीन देने का वादा किया था। कहा था जमीन उपजाऊ होगी। धोखा हुआ है लुसिटेनियंस के साथ। तुम यहां नहीं रुक सकते। गैल्बा की सेना हमें खत्म करने आएगी। लेकिन बच्चों को खाना चाहिए, पानी चाहिए। यहां से जो ले जा सकते हो ले जाओ। यहां पर और ठहरना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आप हमारे साथ चल रहे हैं ना? हमें आपकी जरूरत है।
आप एक योद्धा हैं। मैं एक चरवाहा हूं, एक योद्धा हूं मैं। तुम लड़े थे? वो ही करो जो ये कह रहा है। जाओ जाओ। तुम चले गए तो ये लोग मर जाएंगे। वो सब के सब मरेंगे। This movie is encoded by Team EDM. हम सब के सब मरेंगे, पर आज नहीं, यहां नहीं। ये जिंदा बचेंगे टार्गस? बचेगा पर सोचेगा, काश मर जाता। रिपब्लिक अब हिस्पैनिया में बारबेरियंस के 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका था। पूरी जमीन पर रोम की बनाई सड़कें नजर आने लगी थी। सड़कों के इस ताने बाने से लुटा हुआ सामान वापस रोम पहुंचता था और उनके डेथ स्क्वाड्स किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोहियों तक पहुंचते थे। रोमन्स ने किले बनाए, छावनियां बनाई, सड़कों का जाल बिछाया जिनसे सफर करना आसान हो गया। लोकल लोगों से सामान खरीदने लगे और इस तरह वो इलाके बहुत धीरे धीरे पूरी तरह से बदलने लगे, सभ्यता का एक हिस्सा बनने लगे। और रोमन्स ने ये सब स्पेन के कई हिस्सों में किया। थोड़ा सा है, खा लो। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है तुम कौन हो। हम अपनी ही जमीन पर कैद हैं। उनके सैनिक वापस आएंगे, आसानी से नहीं छोड़ेंगे हमें। हम कैंप हटा देंगे और आज ही आगे बढ़ेंगे पहाड़ों की तरफ। गांव से जो ले सकते थे ले लिया। खाना, कंबल, औजार, हथियार, पर कुछ भी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। अगर इन सब के लिए खाने और रहने का इंतजाम नहीं हुआ तो ये लोग भी मर जाएंगे। तो फिर आगे मत जाओ, पीछे चलो, जहां गैल्बा ने हत्याएं की हैं। Take what you can from the bodies. नहीं जा सकते। जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आपकी पत्नी और बेटे का कुछ पता चला? सैनिक आगे, यहां से निकलना होगा।
सबको नदी के किनारे होकर पश्चिम की तरफ ले जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? शिकार करने। रिपब्लिक की सीमाओं पर रहने वाले बारबेरियन कबीलों में हाहाकार मच गया, क्योंकि रोमन्स उनकी जमीन पर आकर उनकी हत्याएं कर रहे थे। लुसिटेनिया में गैल्बा के हत्याकांड से बचे लोग शरणार्थी बनकर डेथ स्क्वाड्स का शिकार बनने से बचते रहे। लुसिटेनिया तुम्हारा नहीं, सिर्फ हमारा है। रोम को विरिएथस का संदेश साफ था, लुसिटेनिया बिना लड़े आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जख्म पर मरहम लगा लो और आराम करो, सुबह जल्दी निकलना है। यही बनकर रहेंगे हम, शरणार्थियों का देश। हमें लड़ना होगा। अगर रोम को यह जमीन चाहिए तो उनकी कब्रें यहीं बनाएंगे। सूत्रों से पता चलता है कि विरिएथस एक चरवाहे थे। तब चरवाहे बन के जीने के लिए आपको छोटा मोटा लुटेरा होना पड़ता था, पहाड़ों में रहना पड़ता था, भेड़ियों और दूसरे जंगली जानवरों और कभी कभार असली लुटेरों से भी सामना करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि रोम का विरोध जारी रखने के लिए लुसिटेनियंस को जिन खूबियों की जरूरत थी, वो सब की सब खूबियां विरिएथस में मौजूद थी। विरिएथस ने अपने साथियों को माहिर सैनिकों में बदलना शुरू कर दिया। वो जंगल का फायदा उठाकर छोटे छोटे हमले करते और गायब हो जाते, बिना किसी को भनक लगे। विरिएथस को हमले करके पीछे हटना और भाग जाना बहुत ही अच्छे से आता था। वो एक बहुत ही अच्छा और असरदार मिलिट्री एक्शन था, और उस एक्शन को आज हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ये लड़ने के सबसे पुराने तरीकों में से एक था। अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे उन कबीलों ने इसका खूब इस्तेमाल किया और अपने से ज्यादा ताकतवर सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो दुश्मन दिखाई नहीं देता था, वो हमला करके गायब हो जाता था। हिट एंड रन। वो उनकी मानसिकता पर हमला कर रहे थे। वो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते थे कि रोमन्स को लगे कि वो बेहद खतरनाक इलाके में है। आगे होने वाली लड़ाइयों में ये नीति बारबेरियन विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गई, और लुसिटेनिया में इस युद्ध नीति ने रोमन्स को हैरान कर दिया। विरिएथस का नाम मशहूर होने लगा और आखिर रोम तक पहुंच गया। विद्रोही एक वायरस की तरह होता है। अगर आप उसे शुरू में मार देते हैं, कुचल देते हैं, तो उसके खत्म होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। पर अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, तो वो इस तरह फैलता है कि आखिर आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाता है। कौन है ये विरिएथस? कोई भूत है? नफरत सी हो गई है मुझे इस खामोशी से।
विरियथस के विद्रोह के 3 साल हो जाने पर रोम एक नए सेनापति को नियुक्त करता है। विटिलियस, जो गेल्बा का पुराना साथी था, उसे लुसिटेनिया की बागडोर एक ही मकसद के लिए सौंपी गई थी। उसे विरियथस का सिर लेकर वापस आना था। अब तुम गिने चुने लोग ही बचे हो। मुझे बता दो विरियथस कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। This movie is encoded by extratheyseemovies.com. हमने इनके हथियार छीने, इनकी जमीन छीन ली, इनकी जिंदगियां छीन ली, फिर भी ये लड़ रहे हैं। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। तो हम उनसे वो भी छीन लेंगे। बाकियों को मार दो और इसका तलवार चलाने वाला हाथ काटकर छोड़ दो इसे। पता नहीं वो विरियथस कहाँ छुपा है। मैं विरियथस का सिर लिए बिना रोम वापस नहीं जाऊंगा। वो एक भूत है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है। किसी को तो पता होगा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम लुटेरे नहीं हैं। हम तुम्हें बचाने आए। मौका परस्त हो? मददगार। मेरा नाम है विरियथस। मैं जानता हूं। और तुम? मैं डिटालिकस आजादी के लिए लड़ रहा हूं। और बाकी? बाकी कोई नहीं है। उस विटिलियस ने हमसे बदला लिया है। किस बात का? तुम्हारे इस विद्रोह का। ये बात रोमन हिस्ट्री में बार बार देखने को मिलती है और इस बात से विद्रोही बहुत परेशान हुए हैं। रोमन्स के खिलाफ मिली हर कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी है। हर जीत के बाद खून खराबा हुआ है, मासूमों की जानें गई हैं। तो जो भी रोम के खिलाफ लड़े वो हमेशा कश्मकश में रहे। मैं जिम्मेदार हूं उसके कबीले की हत्या के लिए। उसके लोगों को विटिलियस ने मारा है, तुमने नहीं। मेरी हरकतों की वजह से। कितने लोगों की जान बचाई है तुम्हारे विद्रोह ने। ये वो रास्ता है जिस पर चलने के लिए रोम ने तुम्हें मजबूर किया है। अभी तो ये सिलसिला और चलेगा, और खून बहेगा, और जाने जाएंगी। खतरे के बावजूद विरियथस को इस लड़ाई को जारी रखने के लिए नए साथियों को अपने साथ मिलाना जरूरी था। दबने वाले को कभी भी दबाव में आकर हथियार नहीं डालने चाहिए, उसे मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जब थक जाते हैं तो हथियार डालना लाजमी होता है। शक होता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, और ऐसे में जो लीडर होता है उसे सही फैसले करने होते हैं। जैसे हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मैं जानता हूं तुम में से ज्यादातर इस लड़ाई, इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं। मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मुझे शौक नहीं है। ये हमारी मजबूरी है। जो हो रहा है उसे रोक नहीं सकते हम। अब और छुप भी नहीं सकते। कितना भागेंगे और कब तक देखते रहेंगे अपने लोगों को भूख से तड़पते हुए, अपने बच्चों को, लुसिटेनिया को रोम के हाथों मरते हुए। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, डट के लड़ाओ। मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे साथ। हालत देखो हमारी। शरणार्थी हैं हम सब लोग। अपने थोड़े से हथियारों के साथ हम सब पूरी रोमन सेना से आखिर कैसे मुकाबला करेंगे? हाँ, अगर हम रोमन से रोमन्स की तरह लड़े तो हार जाएंगे। हमें उनसे लुसिटेनियंस की तरह लड़ना होगा। अपने पिताओं की तलवारों के बगैर? हाँ,
वो हमारे पिताजी की तलवारें ले गए, लेकिन उनके हथियार अब भी हमारे पास हैं। वो हथियार जो हमारे पिताजी ने छोड़े, वो यहाँ है, यहाँ है। इस मिट्टी को जानते हो ना? यही मिट्टी हमारे खून में बहती है। रोम ने हमारी तलवारें छीनी है, पर सबसे कीमती हथियार अब भी हमारे पास है। प्राचीन हिस्पैनिया के बारबेरियंस ने अपने देश को कई सौ सालों से हमलावरों से बचाया, पर रोम जैसे दुश्मन से उनका पाला आज से पहले कभी नहीं पड़ा था। लुसिटेनिया में विटेलियस लोगों पर बेहिसाब जुल्म सितम ढा रहा था, उनके विद्रोह को दबाने और उनके लीडर विरियथस को सामने लाने के लिए। वो सबके हथियार छीन रहा था, बंधकों पर अत्याचार कर रहा था और छुपे हुए शरणार्थियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। इस वक्त विटेलियस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उन्हें रोम वापस लौटना है तो उनके पास विरियथस का सिर होना चाहिए, वरना वो नहीं जाएंगे। पर तमाम खतरों के बावजूद जिंदा बचे लोग विद्रोहियों का साथ देने का फैसला करते हैं। रोमन्स ने सोचा था कि लुसिटेनियंस डरकर हार मान लेंगे, लेकिन हुआ उससे उल्टा। वो बदला लेने के लिए बेताब थे। जब वेरियथस के साथ 10,000 लोग जुड़ गए तो वो वहां पर रह रहे रोमन्स पर गुरिल्ला हमले बढ़ा देता है। ऐसा लगता है वेरियथस हमेशा विटेलियस से एक कदम आगे रहे, रोमन से एक कदम आगे रहे। वो इसमें माहिर थे, उन्हें गांव में जंगलों में रहने की आदत थी, वो वहां की हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। विरियथस वो योजना लागू करने के फिराक में था जो रोम का सब कुछ बर्बाद कर देगी, पर उसकी सफलता उनकी विटेलियस को धोखा देने की क्षमता पर निर्भर थी। बहरहाल विटेलियस ने उन्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। गैल्बा से बचकर भी क्या मिला इन्हें? और वो हमें बारबेरियंस कहता है। बारबेरियंस वो हैं, हम नहीं। ऐसे बहुत सारे हथियार है पूरे गांव में। विटेलियस कई महीनों से विरियथस का पीछा कर रहा था, पर हर बार नाकामी हाथ लग रही थी। अगर कोई आपके इलाके में भाग रहा हो, छुप रहा हो और आपको उस इलाके की अच्छी जानकारी हो तो उसे ढूंढना भूत को ढूंढने जैसा होता है। मतलब वो लोग गायब हो जाते थे, वो लोगों से मदद लेते थे, माहौल को समझते थे, उन्हें पता था कहाँ पर क्या है और उनके छुपने के लिए कौन सी जगह सबसे सही रहेगी। लोगों को खाने और आश्रय का लालच दिया जाता था, पर बारबेरियंस अपने लीडर से विश्वासघात नहीं करते। जब क्रूरता से भी बात नहीं बनी तो विटेलियस अपनी नीति बदलता है और शरणार्थियों के सामने शांति का प्रस्ताव रखता है। वो इस बात को फैलाने के लिए कई लोगों से मिलता है। कौन हो तुम? मैं हूं वेटेलियस, रोम का सेनापति हिस्पैनिया का रक्षक। यहां सब कुछ मेरे आदेश पर होता है। और तुम? रोम का लुसिटेनिया पर जबरन विस्तार एक विद्रोह को जन्म देता है। जंगल के बीचों बीच वेरियथस उस आदमी के सामने आता है जो 4 सालों से उसका पीछा कर रहा था। अगर उसे पहचान लिया गया तो बारबेरियन विद्रोह और लुसिटेनिया के लोग दोनों खत्म हो जाएंगे। कौन हो तुम? मैं हूं वेटेलियस, रोम का सेनापति हिस्पैनिया का रक्षक। यहां सब कुछ मेरे आदेश पर होता है। और तुम?
एक चरवाहा, एक लुसिटेनियन, शिकारी हो, एक आजाद इंसान। चरवाहे हो और फिर भी इन सब का नेतृत्व करते हो। मैं इन लोगों का नेतृत्व नहीं करता। ये बात तुम्हें इन्हें बतानी चाहिए। तुम चाहते क्या हो रोमन? मैं इन सब लोगों को, तुम्हारे लोगों को, अपने इलाकों में जमीन दे सकता हूं। तुम कौन होते हो जमीन देने वाले? गैल्बा ने हमारे परिवारों को मारा है, हमारी जमीनें छीन ली। भूल जाओ गैल्बा को। अब वो इंचार्ज नहीं है, मैं हूं, और मैं जमीन लौटाने का प्रस्ताव दे रहा हूं। बदले में क्या चाहिए? चांदी, लोहा, जो भी ये जमीन दे सकती है। रिपब्लिक का इलाका फैल रहा है, उसे अनाज चाहिए। उस सेना का पेट भरने के लिए जो हमें मारती है। युद्ध में ऐसा होता रहता है। हम चाहते हैं तुम्हारे लोग फिर से खेती बाड़ी करें और रिपब्लिक को थोड़ा सा लगान देते रहें। ये जमीन हमारी अब ये रोम की जमीन है। वैसे एक रास्ता है, इन कैंप्स में पड़े रहो और अपने देश, अपने लोगों को मरते हुए देखो, या मेरा प्रस्ताव मान लो, फिर से जियो, दूसरे कबीलों से बात करो। बहुत से पहले ही सारी शर्तें मान चुके हैं। जल्दी नहीं, सुबह तक बता देना। अगर इनकार करूं तो? This movie is encoded by Team EDM. टिटैलिकस उन्हें यहां पर लाया, हमारे पीछे। तुमने उन्हें लाकर सबकी जान खतरे में डाल दी। तो तुमने कौन सी कसर छोड़ दी थी? तुम्हें उनका प्रस्ताव मान लेना चाहिए। का प्रस्ताव है। हम पहले ही मरे हुए हैं, वहां उम्मीद है। यहाँ पर तो हमें ले डूबेगा तुम्हारा ये। मेरा क्या? तुम्हारा विद्रोह। मैं इन लोगों के लिए लड़ता। ये लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि ये गुमराह है, ये सैनिक नहीं है। हम ये युद्ध नहीं जीत सकते और तुम भी नहीं जीत सकते। तुम मुझे इसलिए मारने वाले हो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। तुम तो उनसे भी ज्यादा गलत हो। मुझे पता है विटिलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर वो हम सबकी जान बख्शने का वादा कर रहा है हमसे। वो हमें कुछ नहीं देने वाले। ये जमीनें हमेशा से हमारी थी। अगर ये रोम के पास गई तो वो सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। ये लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है। तुम कहते हो तुम्हें इस विद्रोह से कोई मतलब नहीं है, तो क्या तुमने विटेलियस को मेरा नाम नहीं बताया? तुम्हारी वजह से सब मारे जाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं रोम के साथ सौदा नहीं करूंगा। विटेलियस ने सुबह तक हमसे जवाब मांगा है, हम जरूर देंगे। मेरे पास विटेलियस के लिए एक संदेश है। ये मेरे पिताजी का था। जब तक वो कमीना अपनी आखिरी सांस लेगा, उसे हमारी जमीन से इससे ज्यादा चांदी नहीं मिलेगी। समझा देना उसे। हमें सौदा मंजूर नहीं है। कौन हो तुम?
पश्चिमी हिस्पेनिया में बारबेरियंस की प्राचीन दुनिया को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिशें जारी थी। 4 सालों तक छुपकर लड़ने के बाद विद्रोही लीडर विरिएथस ने उस रोमन को अपनी पहचान बता दी जो उसका सिर काटने आया था। अजीब बात है, वो चरवाहा मुश्किल से मिला और तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। हम सुबह होते उसके कैंप पर हमला कर देंगे। अब कैंप वहां नहीं है, मेरी सेना दुगनी कर दो, हम शरणार्थी शिविर को जला देंगे। तो फिर उन शर्तों का क्या होगा जो आपने उनके सामने? अपनी शर्तें बदल रहा हूं मैं, उन्हें वैसे भी जलना ही है। खबर रोम भिजवा दो। अगर विरिएथस लड़ना चाहता है तो उसकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। अब तक छुपे हुए बारबेरियन के सामने आने के बाद विटेलियस उन्हें ढूंढकर खत्म करने के लिए 10,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है। The Romans are playing right into Viriathus's hands. He's planned a full-scale assault designed to give his fighters the advantage against Rome's superior numbers. It's an evolution of the barbarians' guerrilla war. इस लड़ाई को शुरू हुए कई साल हो चुके हैं और अब विरिएथस इसे खत्म करना चाहते हैं, और ये तभी होगा जब वो अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा देंगे। गुरिल्ला वॉरफेयर की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप उससे अपने दुश्मन की नाक में दम कर सकते हैं, पर युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किसी पॉइंट पर जाकर आपको सामने आना पड़ता है और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना पड़ता है। पर लुसिटेनियंस रोम से खुले मैदान में नहीं लड़े या उन पर छोटे मोटे हमले नहीं किए। इसकी जगह विरिएथस ने बहुत सारे संचालित गुरिल्ला हमले करने की योजना बनाई, जिनमें एक खास प्राकृतिक क्षेत्र को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि रोमन्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये तीसरा कैंप है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैरों के निशान हर तरफ हैं। वो चरवाहा बहुत शातिर है। विरिएथस ने एक और हमला किया है जिसमें सिर्फ एक सैनिक मरा है, बाकी सब जिंदा है। कोई बात जरूर है, इतने सालों तक छुपने के बाद वो अब हमारे सामने आया है। क्यों? वो भटका रहा है हमें। आखिर किस चीज से ध्यान हटाना चाहता है वो? विरिएथस और उसकी गुरिल्ला सेना विटेलियस और उनके 10,000 सैनिकों को जंगल में और अंदर खींच लाए। वो चाहते थे कि वो रोमन्स को एक खास चट्टान पर एक सांप की तरह एक लंबी लकीर बनाकर चलने पर मजबूर कर दें। विरिएथस की नजर उस सांप के सिर पर होगी, जबकि उसके 9,000 बारबेरियन साथी उसकी पूंछ को उस ऊंची चट्टान से नीचे धकेल देंगे। बस इसके लिए एक बात जरूरी थी, विटेलियस बिना कुछ सोचे समझे विरिएथस का पीछा करना शुरू कर दे। विरिएथस ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? क्यों? मैं मौत से नहीं डरता। तुम्हें डरना चाहिए। मेरा दुश्मन कहाँ है? कहाँ है विरिएथस? वो ट्रिबुला के लिए निकल चुका है। पहाड़ियों में? कहाँ? मुझे नहीं पता, पर उससे पता है आप उसका पीछा करेंगे। अगर ये सच है तो विरिएथस को खुले मैदान में आना पड़ेगा।
हम अपनी दोनों सेनाओं को ट्रिबोला ले जाएंगे। इससे पहले कि वो और कबीलों को अपने साथ मिलाए, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे। वेरिएथस बेवकूफ नहीं है। वो अपने सैनिकों को 10,000 सैनिकों के सामने कभी नहीं उतारेगा। हम पहले छोटी सेना भेजेंगे, फिर उसे बाहर निकालेंगे। बाकी की सेना बाद में हमला करेगी। और इसका क्या करूं? मार दो इसे? नहीं, ये हमारे काम आ सकता है। खोल दो इसे। छोड़ना नहीं उनको, पीछा करो उन सबका, एक साथ आगे बढ़ो। अनजान विटेलियस अपने सैनिकों को उस तंग रास्ते पर ले आता है। रोम के सैनिक एक खतरनाक चट्टान के ऊपर 3.2 किलोमीटर लंबी लाइन में फैल चुके थे। घने जंगल में छुपे 9,000 बारबेरियन योद्धा अचानक सामने आकर रोमन्स को गहरी खाई में धकेलने के लिए तैयार थे। Have you come for this? No. Keep it. My father took that from a dead Roman at Zama. Rome will pour men onto this land until every corner of every field is ripped from your hands. Let them come, for it is Rome who have united us, and we will not be defeated. Rome will never fear you. Shepherd. It is not I they should fear, but the generations to come. This movie is encoded by ExtraTheySeeMovies.com.
Viriathus and his guerrilla army slaughter 4,000 Romans in the Battle of Tribala. Thousands more are wounded. But Viriathus makes a fatal error. The Republic cannot be trusted to make peace deals. Using gold plundered from Lusitania, Rome bribes Viriathus' own men to betray their leader. 8 years after his victory at Tribala, he's assassinated. Lusitania falls to Rome less than a year after his death. The Republic seizes control of all the trade routes across the Mediterranean. It's now the unrivaled superpower of the ancient world.